तोड़ने के लिए जो भाजपा के सेनापति बने वो हैं हमारे साथ बैठे जयवीर सिंह जी। और यही कारण है कि उन्हें इतनी बड़ी पदवी मिली है, उन्हें कैबिनेट में जगह दी गई। पर्यटन मंत्रालय जो हम जानते हैं कि सरकार के लिए कितना महत्वपूर्ण है, गाहे बगाहे मुख्यमंत्री खुद इसका जिक्र करते रहते हैं, कई नीतियां इस बाबत बनाई जा रही हैं। जानेंगे इन सब के बारे में, साथ ही आगामी चुनाव को लेकर क्या है पार्टी की रणनीति, संगठन को कैसे मजबूत करना और इनका विभाग किस तरह से काम कर रहा है जयवीर सिंह जी का, ये विस्तार से हम जानेंगे। लेकिन शुरुआत ताज नगरी में बैठे हैं तो पर्यटन से ही करेंगे। गुंजन। बिल्कुल अनु, सवाल सर सबसे पहला मेरा यह है, क्योंकि पर्यटन और संस्कृति मंत्री हैं आप, वैश्विक धरोहर है ताजमहल, और इस वैश्विक धरोहर को सहेजने के लिए हमेशा बहुत बातें होती हैं, काम भी होते हैं। आपका क्या विजन है आगे का, क्योंकि 24 का चुनाव भी नजदीक है और बतौर मंत्री शपथ भी ली है, तो काम तो करने पड़ेंगे जनता के लिए। पहले तो सभी दर्शकों को नमस्कार, मेरा प्रणाम। आपके इस कार्यक्रम में बहुत बहुत आपका धन्यवाद कि आपने हम लोगों को रूबरू होने का मौका दिया। विषय जो आपने ताजमहल का रखा, निश्चित रूप से ताजमहल दुनिया का 7वां आश्चर्य है और हम लोगों के लिए, पूरे देश के लिए गौरवपूर्ण स्थल है। लेकिन आप हम सब वाकिफ़ हैं कि पर्यटन की दृष्टि से या सांस्कृतिक दृष्टि से किसी भी देश और प्रदेश का तब तक पर्यटक वहाँ जाने का मन नहीं बना सकता जब तक वहाँ के हालात ठीक ना हो। पहली 3-4 चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। पहली चीज़ है वहाँ के उस प्रदेश या देश के लॉ एंड ऑर्डर की स्थितियाँ। नंबर 2, इंफ्रास्ट्रक्चर का वहाँ पे उपलब्धता। और जो पहली स्थिति है लॉ एंड ऑर्डर वाली, उस विषय पे चर्चा करें तो 17 से पहले के जो हालात थे उत्तर प्रदेश में, बीमारू राज्य के रूप में लोग देखते थे। लोगों को लगता था कि हम जाएंगे तो जीवन सुरक्षित नहीं, सांस सुरक्षित नहीं, यात्रा सुरक्षित नहीं, तो लोग आने का ही मन नहीं करते थे। लेकिन बधाई देना चाहेंगे आदरणीय योगी जी को कि 17 की कमान उत्तर प्रदेश की संभालने के बाद भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, तो जिस तरीके से गुंडों पर, अपराधियों पर, भूमाफियाओं पर जीरो टॉलरेंस की नीति रखते हुए दृढ़ता के साथ, मजबूती के साथ उनके खिलाफ कार्रवाइयाँ हुई, वातावरण बदला। और यही नहीं, भूमाफियाओं को कुचलने के लिए जिस तरह की कार्रवाई हुई, हमारे महाराज जी का, मुख्यमंत्री जी का पूरा देश में नहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बुलडोजर बाबा के नाम से जाने लगा। और बुलडोजर बाबा ने जिस तरीके से कार्रवाइयाँ की, उसी का परिणाम था कि उत्तर प्रदेश के प्रति लोगों का विश्वास जगा। लोगों को आज पर्यटन की दृष्टि से देखा जाए तो लोग अब, पहले कोरोना काल से निश्चित रूप से प्रभावित हुआ, लेकिन आज खुशी की बात यह है कि पूरे कोरोना काल के गुजरने के बाद अब जो संभावना पर्यटकों की आमद की शुरू हुई हैं पूरे देश में, तो पूरे राष्ट्रीय औसत इस समय 70% ग्रोथ है, लेकिन यूपी की ग्रोथ 73% है। ये इंगित करता है कि आने वाले समय में, आने वाले वक्त में, चाहे विदेशी पर्यटक अगर घूमने के लिए मन बनाएगा, यदि हिंदुस्तान की धरती पर कदम रखेगा, तो पहली पसंद उत्तर प्रदेश बनेगी। ये हम लोगों का प्रयास है। देश का किसी भी स्टेट का कोई पर्यटक घूमने के लिए मन बनाएगा तो पहली पसंद उत्तर प्रदेश बनेगी। ये हम लोगों का प्रयास है और इसके लिए आगरा बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। दिल्ली की धरती से जब गुजरता है कोई पर्यटक, तो आगरा का 7वां आश्चर्य ताजमहल देखने की जिज्ञासा उसे अवश्य होती है। चाहे वो आगरा का ताजमहल देखे या बगल में कृष्ण जन्मभूमि मथुरा वृंदावन को देखे, दोनों के समुचित विकास के लिए हमारी प्रदेश की सरकार और देश की सरकार मिलकर के पूरे प्रदेश के काशी कॉरिडोर के रूप में काशी का विकास, काशी कॉरिडोर प्रधानमंत्री ने लोकार्पित किया। 10 टाइम्स वहाँ पर्यटकों की संख्या बढ़ी है। उसका परिणाम है कि कोई भी आने वाला पर्यटक 1:6 का रेशियो होता है। एक पर्यटक आता है तो 6 लोगों को रोजगार दे के जाता है। आज वहाँ रिक्शे वाले, रेहड़ी वाले, उनका 6 गुना आमद बढ़ी है। रिक्शे वाले को हमने बात की है, मेरे पास काशी का ही प्रभार था अभी मंडल का, हम लोग जब बात करते हैं वहाँ, तो रिक्शा वाला जो 100 रुपया लेके जाता था, आज 1000 रुपया, 1200 रुपया कमा के जाता है। रेहड़ी वाले की हमने 10 टाइम्स बढ़ी है, होटल वालों की हमने 10 टाइम्स बढ़ी है। जयवीर जी, ये आप काशी की बात कर रहे हैं कि जब से कॉरिडोर बना है तो किस तरह से वहाँ जो पर्यटक है उनकी आने की जो संख्या है वो बढ़ी है और रोजगार किस तरह से उत्पन्न हुआ है। अब क्योंकि हमारा जो महापंचायत का ये आगरा सेशन है ये खुद ताज नगरी में हो रहा है, और जब ताज नगरी की बात आती है तो
आपने पर्यटन की बात की, लेकिन रोजगार की जब बात करते हैं तो सुप्रीम कोर्ट के एक जजमेंट से कई लोगों का रोजगार, उनका व्यवसाय वो छिन गया। लोगों में बहुत ज्यादा इसे लेकर दुख भी है, निराशा भी है। कुछ लोग प्रदर्शन कर रहे हैं और आप इससे जरूर बाखबर होंगे कि एक व्यक्ति की तो ये खबर सुनने के बाद ही हार्ट अटैक से जान चली गई। इसका असर हम समझ सकते हैं कि लोगों पर कैसा पड़ रहा है। सबसे पहले बताएं कि आप इस फैसले को कैसे देखते हैं और सरकार इसके लिए क्या कर रही है। जो लोग वहां परेशान हो रहे हैं, 500 मीटर के दायरे में अपना रोजगार नहीं कर पा रहे, उनके लिए आप क्या कर रहे हैं? निश्चित रूप से ये मामला मेरे संज्ञान में आया है। एक सेटबैक देने वाली घटना है। निश्चित रूप से इस तरह का जो आदेश आया है उससे यहाँ के व्यापारियों को नुकसान होने वाला है जी। इसको कोई दो राय नहीं। इसमें कुछ डेट तय करके प्रशासन ने भी कुछ कार्रवाई शुरू करने की जो नोटिस दिए हैं वो भी आज संज्ञान में लाए गए हैं। सरकार पूरी तरह संवेदनशीलता के साथ हम लोग इस पर विचार करेंगे। अभी हम लोग चीफ सेक्रेटरी से बात करने की प्रयास कर रहे हैं और यहाँ से निकलने के बाद उससे बात भी होगी। किस दिशा में आप काम सरकार कर रहे हैं? इसमें जो हम लोग लोग प्रभावित हुए हैं, क्या उनके लिए काम कर रहे हैं या फिर जो डिसीजन आया है जो इसी लोग पुनर्विचार के लिए कोई हम लोग अर्जी डालेंगे प्रभावित क्या? हुए हैं उनके पक्ष में खड़े होके अच्छा, हम लोग प्रयास करेंगे कि उसका रिव्यू में जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट से अनुरोध करेंगे, माननीय उच्चतम न्यायालय में सरकार की ओर से भी जो लोग रिव्यू में जा रहे हैं उनको मदद करने का प्रयास जबीर जी, करेंगे। लेकिन हमारा प्रयास होगा कि सवाल इनकी ये भी समस्या तो का है ना, समाधान हो। कब तक भाई रोजगार तो चाहिए ना, रोजी माननीय रोटी के देखिए, लिए ये रोजगार न्यायालय चाहिए। का जो अब न्यायालय मेरा का जो सवाल मामला सुनिए। है, बिल्कुल बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट के फैसले को यहाँ पर कोई भी मना नहीं कर रहा है। बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट का फैसला सर्वोपरि है, लेकिन सरकार की तरफ से कोई वैकल्पिक व्यवस्था भी तो होनी चाहिए ना। ऐसा नहीं कि आप जाएंगे सुप्रीम कोर्ट में इसको लेकर उस मुद्दे को उठाएंगे, लेकिन आप सोच रहे हैं इस पूरी प्रक्रिया में समय कितना लगेगा और तब तक जिन लोगों की दुकानें हटा दी जाएंगी। मेरे ख्याल से अगर मैं गलत नहीं हूँ तो 2 दिन का अल्टीमेटम दिया गया उन्हें। देखिए उस पर भी अल्टीमेटम को भी डिले कराने का प्रयास होगा। शासन साथ रहेगा, उसको भी डिले कराएंगे और साथ ही साथ हम सुप्रीम कोर्ट में जो भी प्रभावित लोग हैं उनके पीड़ित पक्ष के साथ खड़े होकर के सरकार सहयोग करने का काम करेगी। नंबर 1। नंबर 2, ये अंतोगत्ता यदि परिस्थितियाँ आती हैं कि निर्णय यथावत बरकरार सुप्रीम कोर्ट रखता है तो वैकल्पिक व्यवस्था के रूप में टूरिज्म पॉलिसी 2018 को अतिक्रमित करते हुए नई टूरिज्म पॉलिसी नेक्स्ट मंथ में ला रहे हैं। जो भी प्रभावित लोग हैं इन परिस्थितियों में होंगे उनको पूरी तरह संरक्षित करने का, प्रमोट करने का और उनको बचाव करने का काम आप कह सरकार रहे करेगी। हैं उनके आगे के काम के लिए, ताकि उन्हें इतनी दिक्कत ना हो, आपकी लोग जो सहयोग सरकार है, करेंगे। आपका विभाग है, वो सहयोग करेगा। काफी सारे लोग वही प्रभावित यहाँ पर मौजूद हैं जिनका व्यवसाय उजड़ गया, जिनकी दुकानें वहां लगती थी। मैं चाहूंगी कि अगर वो कोई सवाल इस मंच से उठाना चाहता है, खुद मंत्री जी यहाँ बैठे हैं, अगर इससे संबंधित कोई सवाल, कोई पीड़ा, कोई परेशानी आपकी है तो जरूर बताएं। जी मैडम, मेरा नाम राकेश कुमार चौहान है, अध्यक्ष होटल एंड रेस्टोरेंट एसोसिएशन आगरा। लखनऊ में एक होटल में आग लगने के बाद आगरा में जो फायर ब्रिगेड द्वारा नोटिस दिए गए नितांत गलत नोटिस हैं। 100 मीटर मकान पे 20 लीटर की टंकी, 500 मीटर के मकान पे 20 लीटर टंकी, कोई मापदंड ही नहीं है नोटिस देने का। उसके साथ साथ फायर ब्रिगेड के साथ साथ एडी नोटिस दे रहा है, आपका यूपी डिवीजन नोटिस दे रहा है। ऐसा क्यों? ठीक है। पूरा आगरा पुराना बसा हुआ है, 70% होटल और आपके डॉक्टर्स घरों में बने हुए हैं। ठीक है, हम समझ गए। ये व्यवसायियों की पीड़ा है। हाँ, आगरा की जनता है और ये जनता का दर्द है। इस दर्द को कैसे दूर करेंगे? चूँकि मामला स्थानीय प्रशासन को लेके है, नीतिगत या शासन का नहीं है। आज संज्ञान में आ गया है, बात आ गई है। 100% इसमें हस्तक्षेप सरकार करेगी। गलत नोटिस यदि होगा नष्ट कराया जाएगा। प्रशासन को किसी भी कीमत पर गलत करने का काम अनुमति नहीं दी जाएगी। एक और ये हम निश्चित दिलाते हैं। सवाल यहाँ ऑडियंस से लेंगे। माननीय मंत्री जी से सर 1 मिनट पीछे माइक के साथ वो सवाल ले लें। आदर पूर्वक मैं बताना चाहूँगा, जैसे अभी आपने बताया कि पूरे प्रदेश में उत्तर प्रदेश की स्थिति बहुत अच्छी है, खास करके आगरा की। आगरा की स्थिति इतनी अच्छी है कि अभी ताजमहल में बंदरों के झुंड का मामला पूरे फेसबुक पे और ट्विटर पे ट्रोल कर रहा है। बंदर पर्यटकों को खा रहे हैं, कुत्ते पर्यटकों को खा रहे हैं। कोई भी किसी भी प्रकार का बचाव पर्यटकों का नहीं है। वो कैसी छवि आपके उत्तर प्रदेश की लेके जा रहे होंगे अपने देश की छवि बिगड़ रही है, बंदरों का आतंक पहली है, बात। कई विदेशी दूसरी मेहमानों पर बात हमले सर, हुए हैं। दूसरी बात, आसपास की जो सड़कें हैं, मेट्रो आपकी बन रही है, विकास हो रहा है, बहुत अच्छी बात है, हम सब आगरा वासी स्वागत करते हैं। लेकिन
फतेहाबाद रोड जो मेन लिंक रोड है उसकी स्थिति है कि घंटों जाम रहता है। अगर कोई आदमी अपने घर से निकले या कोई पर्यटक होटल से निकले तो ताजमहल पहुंचने में 4 घंटे लगा देते। आतंक, क्या ये बहुत बेसिक सी और रही बात लॉ एंड ऑर्डर की सर, चलिए कोई बात नहीं, जवाब बड़ी घटनाएं नहीं तो छोटी मोटी घटनाएं अभी भी हो रही हैं और हमेशा होती ठीक है, ठीक है, जवाब ले लेते हैं, जवाब प्लीज। देखिए, चूंकि बंदरों की समस्या अकेले ताजमहल की नहीं, ये समस्या वृंदावन में भी है। वहाँ भी तमाम घटनाएं बंदरों को लेकर होती नहीं है। और चूंकि बंदर हम लोगों के धार्मिक दृष्टिकोण से भी उनकी एक सम्मान है उनके प्रति, तो उनको मारा नहीं जा सकता। लेकिन नहीं, मारा नहीं जा सकता, आप लेकिन मेरी उसके पूरी लिए बात एक व्यवस्था है। मेरी बात जी। तो होने दें। मारा नहीं जा सकता, उन्हें उत्पीड़ित नहीं किया जा सकता, लेकिन सरकार इस पर विचार कर रही है कि हम कोई बड़ा इनका एरिया डेवलप करके घने जंगलों में उनके लिए रखने का कोई व्यवस्था करने के साथ, इनको संरक्षित करने के साथ हम लोग व्यवस्था करेंगे। और इस तरह के जहाँ जहाँ ये प्रतिष्ठानों पर या जिन जिन शहरों में इस तरह की असुविधा है, उनको दूर करने के लिए सरकार नीति बनाने पर विचार कर रही है। एक सवाल है मेरा आपसे, रबर चेक डाउन अब तक क्यों नहीं बना? सवाल तो जनता उठाती रही समय समय पर। इंटरनेशनल एयरपोर्ट क्यों नहीं बना? जब जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट की बात आई तो यहाँ के लोगों की नाराजगी भी देखने को मिली। क्यों नहीं बना इंटरनेशनल एयरपोर्ट? अभी आप चर्चा 2 ही मिनट पहले कर रही थी कि 500 मीटर की परिधि में सुप्रीम कोर्ट बंद करा रहा है, तो इंटरनेशनल एयरपोर्ट के लिए क्या सुप्रीम कोर्ट अनुमति देगा? नहीं, इसकी मांग पहले से उठी थी ना सर। टेक्निकली समझिए ना। नहीं, टेक्निकली मैं आपकी बात टेक्निकली को समझ समझिए ना। रही हूँ, या तो आप जनता को हाँ, आश्वासन दीजिए इससे उस पहले तौर पर। भी 4 TTZ को लेके तमाम सारे निर्णय माननीय उच्चतम न्यायालय के आ चुके हैं, जो व्यापार के लिए उद्योग को प्रभावित करने वाले रहे हैं। अब सुप्रीम कोर्ट की मंशा के अनुरूप वो सब चीज़ें जो टेक्निकली नहीं हो सकती या उनकी मंशा के विपरीत करेंगे, तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं माननीय उच्चतम न्यायालय रोक लगाएगा। तो चूंकि आगरा की कनेक्टिविटी और जेवर की कनेक्टिविटी में लोकल मान के चलिए, जितनी देर में हम लोग दिल्ली से इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर पहुंचते हैं, उतनी देर में आगरा से हम लोग एयरपोर्ट पर जेवर पर पहुंचेंगे। लेकिन सर, सवाल पर्यटन को लेकर हम कर रहे हैं ना। पर्यटन को एक तरफ हमें बढ़ावा देना है, दूसरी तरफ अगर आप सोचिए इंटरनेशनल एयरपोर्ट यहाँ आ जाता है तो कितना ज्यादा फायदा होगा आगरा की जनता को, पर्यटन को कितना बढ़ावा मिलेगा। क्यों उस पर इतना चिंतित हैं? बहुत जल्दी बहुत ज़्यादा समय नहीं होगा कि NCR में आगरा भी शामिल होगा और NCR में ही एयरपोर्ट होगा। चलिए ठीक है, देखेंगे कि वो जो आपकी योजना है कितनी जल्दी और कितने समय के बाद सफल होगी। एक ठीक है, मेरा सवाल ये है कि जब ताजमहल या फिर आगरा की बात की जाती है तो एकमात्र ताजमहल का ही जिक्र आता है। लोग एक दिन दिल्ली से निकलते हैं, दिल्ली पहुंचते हैं, बाकी जगहों पर, और जितने भी विदेशी मेहमान भी आते हैं एक दिन ताजमहल आते हैं और घूमकर चले जाते हैं। तो लोगों की चिंता ये है कि क्यों ना यहाँ पर भी इतने सारे लोकेशंस हैं जिन्हें डेवलप किया जा सकता है, स्टीमर चलाने से लेकर और नदी के किनारे कुछ पर्यटन व्यवस्था या फिर नाइट टूरिज्म को बढ़ावा देने की, इसकी भी क्या कोई व्यवस्था आपके ज़हन में है? मैडम, सही बात तो यह है कि दिल्ली से पर्यटक चलता है, ताजमहल 2 घंटे में 3 घंटे में अपना घूमता है और सीधा राजस्थान की सीमा में प्रवेश करके किलों को देखता है। अगर वहाँ जाके दिल्ली में कोई उससे पूछता है कि ताजमहल कहाँ है, तो बताता राजस्थान में है। स्थितियाँ तो यहाँ तक हैं, लेकिन इसी को ये चूँकि हमारे संज्ञान में है, सरकार के संज्ञान में है, इसको दूर करने के लिए हम मथुरा वृंदावन, आगरा किला और आगरा के आसपास के पर्यटक स्थल के रूप में बेहतरीन करने जा रहे हैं। अकेले पर्यटन विभाग से हमारे बटेश्वर को डेवलप करने के लिए महादेव जी का बहुत बड़ा धार्मिक स्थल है। स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी का वहाँ जन्म स्थान है। वहाँ सौरीपुर में जैन समाज का बहुत बड़ा तीर्थ स्थान है। उसको डेवलप करने के लिए अभी 50 करोड़ रुपए हम दिए हैं। उसका इतना अच्छा डेवलप करने जा रहे हैं कि वहाँ के 101 मंदिर है, उनको डेवलप करेंगे। जो भी यहाँ के पर्यटक स्थल के रूप में, धार्मिक स्थल के रूप में, आध्यात्मिक स्थल के रूप में, बिल्कुल सरकार इस पे काम भी कर रही है और बहुत अच्छा होगा। सवाल भी है, वो सवाल भी मैं लूंगी, लेकिन पहले मैं चाहूंगी ऑडियंस एक मिनट पूरी कर दूं। हमारा प्रयास होगा कि जब उत्तर प्रदेश की सीमा में पर्यटक प्रवेश करे, चाहे हमारे देश का या किसी अंतर्राष्ट्रीय किसी देश का, उसका निश्चित रूप से आगरा में ठहरा हो, 1-2 दिन यहाँ भी ठहरे, आसपास के पर्यटन स्थल देखे और उसका प्रवास उत्तर प्रदेश में कम से कम 4-5 दिन का हो। ये हम प्रयास करेंगे निश्चित रूप से। ठीक है, एक सवाल लेंगे। श्रद्धेय मंत्री जी, मैं 500 मीटर के क्षेत्र में जो लोग प्रभावित हुए हैं उस संबंध में आपसे निवेदन है कि ये इस ऑर्डर को पूरी तरह गलत तरीके से इंटरप्रेट कर रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट का इस तरीके से कोई भी, जहाँ तक हम लोग सब समझते हैं कि कोई आदेश ऐसा नहीं है कि ताजगंज की पुरानी जितनी भी करीब
4000 दुकानें हैं जो अपने पैतृक और पुराने समय से 300 से 400 वर्ष पुराने भवन भी हैं, उनमें संचालित हो रही हैं। उन्होंने सिर्फ इंक्रोचमेंट हटाने की बात पहले की थी और ये सन 2000 के आदेश में स्पष्ट रूप से है, क्योंकि ताजमहल के पश्चिमी गेट पर रेहड़ी खोमचे वालों को हटा करके उनको उचित दुकानों की व्यवस्था की गई थी। सवाल क्या है, सवाल बताएं। सवाल हमारा निवेदन यह है कि सरकार को हम ताजगंज के लोगों की तरफ से सुप्रीम कोर्ट के सामने क्लैरिफिकेशन और मॉडिफिकेशन सीख करना चाहिए। हम लोग इस स्थिति में नहीं हैं। यहाँ ताजगंज बहुत छोटी गरीब बस्ती है, ठीक है, ठीक है, बहुत गरीब बस्ती है। ये लोग सुप्रीम कोर्ट का खर्चा बर्दाश्त करने की स्थिति में नहीं है। अवगत करा दूं मान्यवर, अभी बहुत सारे जो लोग प्रभावित हैं उनसे, यहाँ के जो स्थानीय एसोसिएशन उनसे मेरी चर्चा हुई है इस विषय में। यहाँ के लोग माननीय उच्चतम न्यायालय में रिव्यू में भी जा रहे हैं, सरकार भी उसमें प्रयास करेगी। और अगर ज़्यादा क्लैरिफिकेशन की आप बात कर रहे हैं, वो चूँकि कानूनी पहलू है वो भी दिखवा लिया जाएगा। यदि उसका इंटरप्रिटेशन गलत हो रहा है, जो कानूनी पहलू है, तो उसमें माननीय जो भी हमारे तमाम वरिष्ठ अधिवक्ता होंगे उनके द्वारा वो भी दिखवा लेंगे। लेकिन सरकार आपके साथ खड़ी है, ताज के हितों की सुरक्षा के संरक्षा के लिए, आपके हितों की संरक्षा के लिए आगरा को शीर्ष प्राथमिकता रहेगी। आप सब लोगों को संरक्षण देने का काम सरकार करेगी, आप सबको वरीयता देने का काम करेगी। ठीक है, ये विश्वास दिला रहे हैं मंत्री जी। अभी अनु ने एक जिक्र किया कि जब भी आगरा की बात होती है तो सिर्फ ताजमहल की बात होती है। क्यों ना पर्यटन के लिहाज से इसे और इतना आगे बढ़ाया जाए और पर्यटन स्थल बनाए जाएं जिससे पर्यटकों की संख्या ज़्यादा हो और रोजगार के मौके ज़्यादा मिले। सवाल है मेरा बटेश्वर महादेव को लेकर, आपके तो इतने सीनियर लीडर का पैतृक आवास है वहाँ पर, तो वहाँ पर आप उसको क्यों नहीं आगे बढ़ाते हैं? मंत्री जी, क्योंकि वो भी एक पर्यटन स्थल बन सकता है। मैं लौटूंगी, एक सवाल का जवाब देने दें प्लीज। अभी मैंने आपको बताया, मुझे लगता है आपने ध्यान नहीं दिया। हम बटेश्वर को मैं बिल्कुल ध्यान से सुन रही हूं आपकी बात। दिव्य और ऐतिहासिक रूप से डेवलप करने जा रहे हैं। अटल बिहारी वाजपेयी जी का हम लोग अभी 24 करोड़ रुपए की परियोजना, उनके आवास को संरक्षित सुरक्षित करने के लिए, संग्रहालय बनाने के लिए, आदमकद प्रतिमा लगाने के लिए और अन्य वहाँ संसाधन जुटाने के 24 करोड़ उस स्थान को दिए हैं। 25 करोड़ रुपए हम लोगों ने बटेश्वर महाराज के वहाँ पर्यटन स्थल डेवलप करने के लिए दिए हैं। हम लोगों ने करीब 3 करोड़ रुपया सौरीपुर जो बटेश्वर में ही है जैन तीर्थ स्थल उसके लिए दिए हैं और वहाँ ये फर्स्ट फेज में दिया गया है। हम आदरणीय स्वर्गीय पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के जन्मस्थल को, हमारे बटेश्वर महाराज जो पूरे हमारे आसपास में पूरे प्रदेश में भगवान महादेव जी का श्रद्धा का केंद्र है, उसके पुनरुत्थान के लिए, जीर्णोद्धार के लिए और संवर्धित करने के लिए पूरी तरह कटिबद्ध है और बटेश्वर को भव्य दिव्य बना के बहुत ही भव्य दिव्य पर्यटन स्थल के रूप में डेवलप करने जा रहे हैं। ठीक है, एक सवाल मेरा भी है जयवीर जी। जब अक्सर कहा जाता है कि ताजमहल एक मॉन्यूमेंट इतना बड़ा है कि विश्व को भारत की तरफ आकर्षित करता है और सबसे ज़्यादा टूरिस्ट इसे देखने के लिए आते हैं, लेकिन उसी बीच कहा जाता है कि ताजमहल के आसपास विकास नहीं हो रहा है और सरकार पर आरोप लगता है कि सरकार इसे नजरअंदाज इस वजह से कर रही है क्योंकि मुगलों की विरासत है, वो उनकी पॉलिटिक्स को सूट नहीं करता, इस वजह से इसके डेवलपमेंट पर ध्यान नहीं दिया जाता, ऐसे आरोप लगते हैं। इस पर आप क्या कहेंगे? हमारी सरकार धर्म और जात और मजहब के नाम पर कोई निर्णय नहीं लेती। भारतीय जनता पार्टी की ऐसी लोकप्रिय सरकार है, चाहे केंद्र में बैठी मोदी जी की सरकार हो या स्टेट में आदरणीय योगी जी के नेतृत्व की सरकार हो, निश्चित रूप से लोक हित के निर्णय लेती है, लोक कल्याण के निर्णय लेती है, देश और प्रदेश के विकास के निर्णय लेती है और सर्वस्पर्शी और सर्व समाज के हितों के दृष्टि का निर्णय लेती है। ये अगर कोई कह रहा है तो बिल्कुल बेबुनियाद है, उसका हम लोग खंडन करते हैं। लेकिन साथ ही साथ क्या आपको लगता है कि जिस तरह से कई कुछ साधु संत, अभी आपने भी खबरें देखी होंगी, कहा जाता है कि शिवजी जी का मंदिर है और इस तरह के दावे किए जाते हैं, क्या इससे छवि खराब होती है? ये विवाद बहुत लंबे समय से सुनने को मीडिया में आप भी देखते होंगे, अभी से नहीं आई, पूर्व की सरकारों के ज़माने में भी आते रहे। हमने ये छोड़ दिए तो छोटी चीज़ है, अयोध्या के भगवान राम के मंदिर पे भी संवैधानिक दायरे में रहते हुए, कानून का पालन करते हुए, जब तक उच्चतम न्यायालय का निर्णय नहीं आ गया तब तक कोई कार्रवाई नहीं की।
और जब निर्णय आ गया तो भव्य और दिव्य मंदिर बनाने का काम बिल्कुल। अयोध्या में हम लोग कर रहे हैं। बिल्कुल सर, कई सारे सवाल हुए, सवालों के जवाब भी हुए। मुझे लगता है आगरा ने बीजेपी को बहुत कुछ दिया है। दलितों की राजधानी कहे जाने वाले में आज देखेंगे तो हर तरफ भाजपा का ही परचम लहरा रहा है। लेकिन सवाल सबसे बड़ा ये भी खड़ा होता है ना कि क्या बीजेपी ने भाजपा को उतना दिया? इसी सवाल और इसी बात के साथ में यहाँ पर वक्त की कमी है, जल्दी से दो मिनट मुझे ऐसा लगता है हाँ कि आगरा शहर तक आप सीमित कर रही हैं। ब्रज भूमि है हाँ और ब्रज भूमि में 8,000 करोड़ की परियोजना इस समय भगवान कृष्ण के जन्म स्थल बिल्कुल मथुरा सर, तीर्थ मैं विकास के लिए हो खुद रही नीरज है। क्षेत्र से मैनपुरी, आती हूँ। ये मैनपुरी के विकास में मैनपुरी में भी 50 करोड़ के लगभग योजना पर्यटन अकेला दिया है। आपका हाथरस, अलीगढ़, ये बगल के फिरोजाबाद, आपका ठीक ये है। अगल बगल के जिलों में भी संपूर्ण व्यवस्थाएं और भव्य और दिव्य ब्रज क्षेत्र बनेगा। हम उम्मीद यही ये आप करते निश्चित हैं, रहिए। जो आप बातें कह रहे हैं, भव्य और दिव्य मंदिर बनेगा, पर्यटन के लिहाज से आगे काम होगा। चलिए, आपकी बात पर यकीन भी है और यकीन करना भी होगा, आप मंत्री हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया जयवीर सिंह जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, एबीपी गंगा के लिए समय निकालने के लिए और इस बातचीत के लिए। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू, थैंक यू। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।